बहुत बहुत नमस्कार। बलराम संदेश का आज 23वां वेबिनार है। जैसा कि आप सभी को जो पहले से इससे जुड़े हुए हैं उनको ये जानकारी है कि ये पिछले 2 महीने से सतत रूप से चल रहा है। रवि 2020 और 21 के सेशन के साथ अति महत्वपूर्ण आज का वेबिनार है, क्योंकि आज हमारे साथ पद्मश्री से विभूषित श्री भरतभूषण त्यागी जी हम लोग के साथ हैं, जो कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के एक आयाम है, स्थापित आयाम है, जो पूरे भारतवर्ष में उनका कोई परिचय के लिए कोई भी मोहताज नहीं है। तो क्योंकि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको हम पहले भी कर चुके हैं, क्या डालना है क्या करना है, एक सिस्टम है, पर आज हम उससे एक थोड़ा स्टेप ऊपर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के विश्लेषण, ये एक अपने आप में बहुत बहुत बड़ा शब्द है जिसका हमने उपयोग किया है। विश्लेषण किसी भी चीज के चलने का नियम और उसका एक तरीका होता है। आज हम उसके एक और नए आयाम के लिए पहुंच रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं सर्वप्रथम अपनी संस्थान बलराम संदेश के लिए डॉक्टर देवेंद्र कुमार प्यासी साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो थोड़ा संस्थान का परिचय दें। डॉक्टर साहब स्वागत। सादर धन्यवाद सौरभ जी। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार प्यासी वैज्ञानिक हूं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में संचालित अखिल भारतीय अलसी अनुसंधान परियोजना, सीड हब परियोजना, नेटवर्क प्रोजेक्ट और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं विश्वविद्यालय की। बलराम संदेश उनमें से जो है, ये एक कल्पना है वैज्ञानिक को किसान के साथ सीधे संवाद को स्थापित करने की, और ये संस्था है किसान के लिए, किसानों के द्वारा, किसानों के माध्यम से संचालित है ये संस्था, और जिसमें हमारे कुछ कृषि विशेषज्ञ साथी नए युवा जोश के साथ में इस किसानों के माध्यम से इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं। इसी पीढ़ी में आज ये हमारा जो है 23वां वेबिनार है, और हमारी जो बलराम टीम है उन्होंने यह निर्धारित किया कि जो है इस बार हम सभी प्रमुख फसलों, रबी की सभी प्रमुख फसलों के साथ साथ फल, बागवानी, सब्जी, फूलों की खेती, साथ ही साथ खेती के विभिन्न आयाम, चाहे वो प्राकृतिक खेती हो, चाहे वो जैविक खेती हो, चाहे रासायनिक खेती हो, खेती का जो भी आयाम हो, उन सभी पे विशेषज्ञों के माध्यम से हमारे जो युवा किसान है खासकर उन पे ध्यान केंद्रित करते हुए, और यह कोशिश की गई है, यह छोटा सा प्रयास है कि हम अपने विशेषज्ञों के माध्यम से जो है नए नवीन जो खेती में हमारे नए युवा हैं उनको कुछ जानकारी उपलब्ध करा सकें। उन सभी जानकारियों को किसानों के पास संकलित रूप में विशेषज्ञों के माध्यम से उपलब्ध कराने का एक छोटा सा प्रयास है, जिसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी, और यह मूल रूप से जो है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। फिजिकल में कोई संस्थागत इसका कोई पंजीयन, रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ भी नहीं कराया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों के साथ जुड़ने का प्रयास है कि विशेषज्ञों के माध्यम से जो हमारे समूह को अपना समय दे सकते हैं, उन सभी के माध्यम से किसानों से सीधा संवाद किया जाना है। व्हाट्सएप में भी बहुत सारे बलराम संदेश के ग्रुप बनाए गए हैं, जैसे बलराम संदेश कृषि, बलराम संदेश जैविक, बलराम संदेश बीज, बलराम संदेश उद्यानिकी, और वेबिनार का भी अलग ग्रुप बनाया गया है, साथ ही एडमिन टीम है। इसके अलावा फेसबुक में जो है बलराम संदेश का एक बड़ा ग्रुप है, जिसमें 5000 से ज्यादा किसान जो है सीधे देख पाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीकी है, उनको हम अपने विशेषज्ञों के माध्यम से इसको विभिन्न प्लेटफॉर्म में जो है रखकर आम किसानों तक पहुंचाने में का एक छोटा सा प्रयास है। हम बलराम संदेश स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानता है कि आज के हमारे विशेषज्ञ आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर त्यागी साहब हमारे बीच में विशेषज्ञ के एवं मुख्य वक्ता के रूप में
जो है मौजूद है, मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके अनवरत 30 से 35 से 40 वर्षों का जो भी अनुभव है वो आज हमारे किसानों को नई विधा की सीखने में, जानने में, साथ ही साथ आपके अनुभव का से जो कठिनाइयां आई हैं इसमें और उनका निदान कैसे होगा, उन सभी, क्योंकि हम में से कोई भी जैविक खेती का विशेषज्ञ नहीं है, पर आपके अनुभव से आज हम सब लोग सीखेंगे और उसका अनुसरण करने का प्रयास भी करेंगे, जिसके माध्यम से हमारी खेती को हम लाभ का धंधा, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है और किसानों की आय को दुगना करना है। इन सभी परिकल्पनों में को हमारा वैज्ञानिक होने के नाते ये मानना है कि जब तक किसान की खेती की लागत कम नहीं होगी तब तक कभी उन्हें फायदा नहीं होगा और लागत कम करने का एकमात्र विकल्प जो हमें दिखाई दे रहा है वो है जो है जैविक विधा को अपनाना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय आज के हमारे जो विशेषज्ञ हैं पद्मश्री डॉक्टर भारत भूषण त्यागी जी, जो कि अभी डॉक्टर शिव सर जो है आदरणीय त्यागी जी का परिचय देंगे। मैं आमंत्रित करता हूं शिव सर को कि आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर भारत भूषण त्यागी जी का परिचय संक्षेप में प्रस्तुत करें। धन्यवाद डॉक्टर प्यासी सर। मैं बलराम संदेश की 23वीं वेबिनार में प्रतिभागी किसान, विद्यार्थी व वैज्ञानिकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा आप जानते हैं कि बलराम संदेश युवा वैज्ञानिक व किसानों का समूह है जो कि कृषि व किसानों की भलाई के लिए समर्पित है और बलराम संदेश कृषि से जुड़े विषयों पर विषय विशेषज्ञों को की वेबिनार करवाते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाएंगे एक बहुत ही ओजस्वी और सिंपल किसान से जो कि काफ़ी सारे अवार्डेड हैं, काफ़ी सारे अवार्ड से सुसज्जित हैं और बहुत ही विकसित किसान, डॉक्टर व जैविक खेती के ज्ञाता और मेरे गुरु भी हैं पद्म श्री डॉक्टर भारत भूषण त्यागी जी, जो कि बुलंदशहर जनपद के बीटा गांव में लगभग 50 बीघा जमीन पर जैविक खेती करते हैं और साथ ही जितने भी क्षेत्र आसपास के क्षेत्र हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, अमरोहा, मुरादाबाद और देश के विभिन्न प्रांतों के जो किसान हैं वो यहाँ आकर के जो इनका सेंटर है वहाँ पर प्रशिक्षण लेते हैं और बाबूजी जो है वहाँ पर उनको पूरा जैविक खेती का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाते हैं। उसमें वैल्यू एडिशन है, ग्रेडिंग है, पैकिंग है, मार्केटिंग है और इसके अलावा जो अपने खेत से उत्पादित चीज़ें हैं, जो भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस वो पैदा करते हैं और जो साथी किसान हैं उनके लिए मार्केट की व्यवस्था भी का भी प्रयास करते हैं। तो मार्केट में नोएडा, दिल्ली जो भी आसपास के अच्छे शहर हैं, चूंकि आजकल अच्छे खाने वालों की कमी नहीं है, मैंने डॉक्टर पियासी सर से भी और मुझे पता लगा कि डॉक्टर राजपूत भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो मैं सभी से भी और जो और भी वैज्ञानिक हैं सभी साथियों से भी और किसानों से भी बात कर रहा हूँ। पहला सूत्र मुझे लगा कि पूरकता को यदि हम ठीक ढंग से देख लें तो हम अलग अलग से बहुत सारे तरीकों में जो फंस जाते हैं उससे उसका संकट खत्म हो जाएगा। दूसरा सूत्र है कि प्रकृति में विविधता है और कहीं पर भी एकल फसल प्रणाली का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए यदि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं तो हम नाम कुछ भी रखें लेकिन प्रकृति की विविधता का सम्मान करना हमारी जरूरत है। विविधता को कैसे देखें? विविधता को हम उपयोगिता के आधार पर देखते हैं। उपयोगिता का मतलब है अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाले, जड़ी बूटियां, पशुओं के लिए चारा, इमारती लकड़ी जैसी चीजें जो हमारी जीने के लिए उपयोगी हैं, उन सभी को हम खेती में प्रयोग करें। बल्कि इसमें एक और बढ़िया सुंदर बात यह है कि आप ये भी ध्यान रखें कि हमको जो खेती का पैटर्न है वो पूरा ही बदलना होगा। अलग से बागवानी, अलग से फॉरेस्ट्री या अलग से सब्जियों की खेती, अलग से जड़ी बूटियों की खेती ना करते हुए हमको एक ही खेत का एक परफेक्ट डिजाइन बनाएं जिसमें हम अलग अलग फसलों को अलग अलग तरीके से जगह देकर उनको चिन्हित कर लें कि हमको किस फसल से कितना उत्पादन लेना है और उसके आधार पर हमको कितना पैसा मिलेगा या मैं क्यों करना चाहता हूँ, मेरे परिवार की आवश्यकता है, मेरी समाज गति के लिए पैसे की आवश्यकता है, वो पूरी हो जाए। तीसरा नियम है बड़ा महत्वपूर्ण, मैं सभी से निवेदन करूंगा, वह है उत्पादन का सतही घनत्व।
उत्पादन के सतही घनत्व का मतलब है कि हम अभी जमीन को लंबाई और चौड़ाई में गुणन करके क्षेत्रफल के रूप में जांचते हैं, लेकिन ये गुणन क्षेत्रफल में नहीं है, ये अनंत कोण और दिशाओं के साथ जुड़ा हुआ है। और इसमें बड़ी बात यह है कि जो उत्पादन है वो गहराई में होता है या ऊंचाई में होता है। तो लंबाई चौड़ाई के साथ में किसान भाई गहराई और ऊंचाई में भी अपने खेती का एक ऐसा परफेक्ट डिजाइन बनाएं जिसमें अनेक फसल प्रणालियों के द्वारा हम हर सतह पर उत्पादन की व्यवस्था कर सकें। इससे हमारे खेत का जो मास्टर प्लान तैयार होगा वो लंबे समय के लिए तैयार होगा। और जैसा वैज्ञानिक आजकल सोच रहे हैं, जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कंसेप्ट है, वो इसी बेस पर है कि जब हम सतही घनत्व को सजाने की बात करते हैं तो मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न में मल्टी लेयर सिस्टम लागू हो जाता है, जिससे उत्पादन मात्रा में भी बढ़ेगा, विविधता में भी बढ़ेगा और उसी के साथ साथ गुणवत्ता में विशेष रूप से बढ़ेगा, जिसकी आज पूरे देश और दुनिया को जरूरत है। क्योंकि यदि एकल फसल प्रणाली से किसी भी प्रकार की लागत के जरिए हम यदि अपने खेत में जैविक खेती या प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो गुणवत्ता का वो स्तर अभी ठीक तरीके से नहीं आता जिसकी हमको जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में जहां इम्यूनिटी को लेकर, पोषण को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, हमको भी अपने उत्पादन को प्रकृति की व्यवस्था को समझकर समृद्ध करने की जरूरत है। इसके साथ साथ मैं चौथे नियम की चर्चा करूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है नैसर्गिक संतुलन। नैसर्गिक संतुलन क्या है? धरती और धरती के खनिज, इसी प्रकार से वनस्पतियां और वनस्पतियों के तालमेल में फिर वहां का ऋतुकाल। तो ये तीन चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, धरती के खनिज, वहां का सतही वनस्पतियों का आवरण और उसी के साथ साथ में वहां का ऋतुकाल। ऋतुकाल का मतलब है जिसको हम सर्दी, गर्मी, बरसात के रूप में, मौसम परिवर्तन के रूप में जांचते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि बीज के पोषण की जो क्रिया है वो अवधि के साथ पूरी हो जाती है। मान लिया किसी बीज को पूरा पकने के लिए 130 दिन, 40 दिन की जरूरत थी और यदि हम उसको 90-100 दिन देते हैं तो उसके पोषण में कमी आती है। उत्पादन हम रसायनों के द्वारा मात्रात्मक बढ़ा सकते हैं, लेकिन जहां तक गुणवत्ता की बात आती है उसके लिए ताप, दाब, नमी के पाचन क्रिया के आधार पर हर बीज अपनी पोषण क्रिया में समृद्ध एक निश्चित अवधि में होता है। ये बात अनुसंधान के मुद्दे की है, समझने की जरूरत है। इस पर हमने ये देखा कि यदि एक ही फसल के बीज पूरी अवधि में पकते हैं और छोटी अवधि में पकते हैं, दोनों में यदि परंपरा बनने की बात आती है तो उनके उत्पादन में प्रभाव आता है। इसके साथ साथ मैं जब इन फसलों को हम खेत में लगाते हैं तो हमारे सामने बड़े सवाल खड़े होते हैं कि हम किस फसल को किसके साथ, कितनी दूरी पर, किस समय पर लगाएं। इसके लिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए हमको दूरी के नियम को समझने की जरूरत है। दूरी का नियम ही लॉ ऑफ डिस्टेंस स्पेस मैनेजमेंट के रूप में हमारे सामने आता है। स्पेस मैनेजमेंट का मतलब है कि मैं अपने खेत में किस फसल को कितनी जगह दूं जिसके आधार पर मुझे उत्पादन कितना मिलेगा और उस उत्पादन की बिक्री के आधार पर मुझको क्या फायदा होगा। तो यदि ये सारे पहलू हमको जांचने हैं तो हमको दूरी के नियम को परिभाषित करना होगा और उसके गणित को भी समझना होगा। परिभाषा क्या है? जब दूरी का मतलब है कि दो इकाइयों में परस्पर एक ऐसा संबंध है जिसके आधार पर वो संबंध को व्यवस्था के रूप में पहचानती हैं और जो वो व्यवस्था है उस व्यवस्था में पोषण युक्त उत्पादन की मात्रा बराबर बनी रहती है, अर्थात एक इकाई का विस्तार दूसरी इकाई के विस्तार को प्रभावित नहीं करता। ऐसी स्थिति में एक पौधे और दूसरे पौधे के बीच की दूरी को हम एक सही आकलन कर लेते हैं और उसी के आधार पर बीज की मात्रा को तय करते हैं और उस फसल के क्षेत्रफल को तय करते हैं। इससे क्या होता है कि जब अनेक फसलों को साथ साथ लगाए जाना है तो कितनी दूरी पर कौन पौधा रहेगा, कितने वर्ष तक वो पौधा मुझे उत्पादन देगा, कितनी ऊंचाई और कितनी ऊंचाई तक वो पौधा जाएगा, उस पौधे की प्रतिछाया में उसका या किसी दूसरी फसल पर उसका हस्तक्षेप ना हो। तो इन सब बातों को समझने के लिए दूरी का नियम समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात है, दूरी के साथ साथ समय को हमको कब फसल लागू करनी है। तो जैविक खेती में खास बात यह आती है कि जब हम अपनी फसल प्रणाली को लागू करना है तो हमको एक निश्चित समय को देखना है, तब किस ऋतु काल में जमीन की उर्वरता समृद्ध रहती है और कीड़े, बीमारियां और खरपतवार स्वतः ही एक नियंत्रण क्रिया से गुजरते हैं। ऐसे में सबसे अच्छा समय है वर्षा काल के बाद में। जैसे ही शरद काल आता है तो जमीन की उर्वरता में बहुत सारे वनस्पतियां गल सड़कर
और बहुत सारे जीव जानवरों के द्वारा जमीन बहुत अच्छे तरीके से जैविक हो जाती है, समृद्ध हो जाती है। और उसी समृद्धि के आधार पर हम यदि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जहां भी जैसा मौसम ऋतुकाल समझ में आता है, अपनी फसल प्रणाली को लागू करते हैं। तो साथियों, मैंने ये देखा है कि इस समय की लगाई हुई फसलें, चाहे वो सब्जियां हैं, वो गन्ना है, या उसके साथ में अंतर्वर्ती जो फसलें हैं, लगभग 7-8 फसलों को, 10 फसलों को लेकर हम सीधा एक कार्यक्रम कर सकते हैं। और जिससे हमको एक भी बार ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपने खेत में कौन सा खाद देना है, या कौन सा कल्चर देना है, कौन सा बैक्टीरिया देना है, और कितनी मात्रा में कंपोस्ट खाद डालना है। सीधा सा कार्यक्रम है कि जमीन में जैसे जैसे बीज फलित होते हैं, वो रसों को छोड़ते हैं, उनके द्वारा ही रस समृद्ध होते हैं, बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और जमीन में ये जो स्पेस है, जगह जगह टुकड़े में जो काम करता है, तो एक पौधा दूसरे पौधे के साथ में रासायनिक संरचना के माध्यम से जो पोषक तत्वों की जरूरत है उसका लेन देन करते हैं। ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। इसी के प्रकार साथ साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूंगा कि जब हम खेती में भरपूर पैसे की बात कर रहे हैं, तो वहां पर एक काम आता है जिसका नाम है श्रम। श्रम का मतलब है कि मैं फार्म का मैकेनाइजेशन कैसे तैयार करूं। कहीं ऐसा तो ना हो कि मेरे खेत में मेहनत ज्यादा करनी पड़े मुझे। ऐसा कई बार सवाल किसानों के मन में उठेगा ही। तो हमको यदि हाथ से ज्यादा मेहनत करनी होगी तो थकावट आएगी, और ऐसी खेती को कौन स्वीकारेगा। तो ऐसी स्थिति में श्रम के नियोजन का मतलब है फार्म मैकेनाइजेशन। हम फार्म को एक ऐसा प्रणाली दें जिसमें कम से कम मेहनत, कम से कम ना के बराबर लागत देकर हम एक बहुत बड़ी उपलब्धि कर सकते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। वो उत्पादन का जो आंकड़ा जब कभी आप लगाएंगे, जो लोग इस प्रयोग से गुजरेंगे, वो खुशहाली से भर जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो इस आधार पर हम बीज सूत्र को समझते हुए, श्रम के नियोजन को समझते हुए, दूरी के नियम को समझते हुए, समय की अवधारणा को ध्यान रखते हुए, क्योंकि समय एक समझने की चीज है और नियम है, तो इन सब बातों को अपने खेत में लागू करते हैं। तो ये मैंने पहला चैप्टर पूरा किया है, जिसको कहते हैं प्रकृति की व्यवस्था को समझकर खेत के साथ में कदम बढ़ाने। इसके आधार पर मैं दूसरी बात कहूंगा अब कि अब खेती में जब हम बढ़ते हैं तो हमें 4 घटक हैं खेती के, जिनको साथ साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। अन्यथा हम फिर भी कहीं ना कहीं प्रचलित जो मंडी और बाजार का खेल है उसमें जाकर फंसते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों को क्या करना है? इसके लिए किसान भाइयों को समझना है, नंबर 1, उत्पादन का प्रबंधन प्रकृति की व्यवस्था को समझकर हुआ। ये एक बात हमारी पूरी हो गई। दूसरी बात है कि अब हम इस जैविक खेती के प्रमाणीकरण की तरफ बढ़े। प्रमाणीकरण का मतलब है कि वो जो उत्पादन लिया गया है वो पोषण से भी युक्त है, उसमें किसी भी प्रकार के रसायनों का अवशेष नहीं है, और वो हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यप्रद है। ऐसी स्थिति में उसकी घोषणा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। और मैं निवेदन करूंगा कि जैसे डॉक्टर पियासी सर बहुत सारे रिसर्च के काम में लगे हैं, तो रिसर्च के साथ साथ हम अब मैनेजमेंट वाले पार्ट को भी किसानों को जरूर बांटें। उसका मतलब है कि पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के जरिए किसानों के बच्चे या पढ़े लिखे गांव में बच्चे वो ऑर्गेनिक पोर्टल पर ही अपना ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। उसके लिए एक रीजनल काउंसिल सेलेक्ट करने की जरूरत है, और रीजनल काउंसिल कोई ना कोई उसी जगह कहीं आसपास में मिल जाएगी। और इसके लिए हम रीजनल काउंसिल, जो हमारा जो रीजनल सेंटर है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जैसे एक नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसी प्रकार से रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वहाँ के निदेशक से बात करें और वो इसमें मदद करेंगे। और यदि कोई बात समस्या आती है तो हमको भी फोन कर सकते हैं। तो ये मैंने प्रमाणीकरण की बात कही कि प्रमाणीकरण से जुड़ना, जैविक खेती या प्राकृतिक खेती, हम कुछ भी बोलें, लेकिन यदि आप अपनी बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हो, अपनी गवाही पेश करना चाहते हो, तो हमको जैविक खेती के प्रमाणीकरण, क्योंकि ये राष्ट्रीय मानक है और इसमें राष्ट्र के साथ हमारी एक जिम्मेदारी भी है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि जिन किसानों को अब भरपूर पैसे की जरूरत है, तो मैं ये निवेदन करूंगा कि उत्पादन से ज्यादा पैसा प्रोसेसिंग में है, जिसका खेल किसानों के साथ बाजार और मंडियों के द्वारा किया गया। क्योंकि यदि हम गौर से देखते हैं तो हमारे उत्पादन से पहले भी हम बाजार में खड़े रहते हैं, उत्पादन के बाद भी हम बेचने बाजार में जाते हैं, रेट भी बाजार के द्वारा लगाया जाता है, और प्रोसेसिंग का काम भी बाजार के द्वारा ही किया जाता है। तो इससे क्या पता लगा कि खेती तो बाजार ने की है।
तो बाजार की खेती से मुक्त होने के लिए हमको अब इसमें नए सिरे से संशोधन करने की जरूरत यह है कि हम उत्पादन के साथ प्रमाणीकरण को और प्रमाणीकरण के साथ अब प्रोसेसिंग को जोड़ेंगे। प्रोसेसिंग का मतलब जिसको हम प्रसंस्करण बोलते हैं कि खाने पीने की चीजों में और वैल्यू एडिशन कर दिया जाए। जैसे गेहूं का दलिया है, उसको यदि गाय के घी से हम शोधित कर देते हैं तो इसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं। किसी चीज में हम उसके गुणों को संरक्षित भी करते हैं और संवर्धित भी कर देते हैं जो पोषण के काम आते हैं। तो इस प्रकार की चीजों को जैविक खेती में अपनाए जाने के कारण क्या फायदा होगा? किसानों को बाजार में सीधा जो उपभोक्ता तक खरीद का मूल्य है उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मैं इसमें ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियों ने जैविक उत्पादों को 2 गुना 3 गुना 1 गुना 4 गुना रेट पर बेचा है, ये अपराध का काम हुआ है। देश में जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसान भाइयों को ये समझने की जरूरत है कि यदि कंज्यूमर जिसको हम कहते हैं वो कंज्यूमर हमारा ही है, हमारा ही परिवार है। वो बसर इतना है कि वो गांव से निकलकर शहर में बसा है। वो विकासवाद की एक लहर थी, लेकिन लॉकडाउन के समय में ये समस्या हम सबके सामने आई कि हमारे परिवार शहरों में जिस तरीके से दुखी रहे, परेशान रहे, या खेतीहर मजदूर भी या दूसरे लोग भी जो शहरों में भूले भटके चले गए थे, उनको ये ध्यान आया कि गांव ही जीने का एक जगह है। तो ऐसी स्थिति में हम उनके साथ भी रेट को निश्चित करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम बाजारवाद के चक्कर में फंस के अपने उत्पादन को बहुत महंगा ना करें, क्योंकि यदि हमारे उत्पादन की मात्रा बढ़ गई, हमारी लागत में कमी आ गई और प्रोसेसिंग के जरिए हमको वैल्यू एडिशन का अवसर मिल गया, हमको रोजगार का भी अवसर मिल गया, तो जैविक उत्पाद को बाजार में बहुत महंगा ना किया जाए। उसकी एक रॉयल्टी के साथ में, एक जिम्मेदारी के साथ में उपभोक्ता के स्तर पर बात की जाए। इसके लिए बहुत बड़े फेडरेशन बनाए जाने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि टुकड़े टुकड़े में बिखर कर जो अब तक हमने काम किया है, उसको अब सजाकर उसको एक प्रारूप तैयार करते हुए, ताकि हम जैविक खेती को व्यापार से बचाएं और एक नए व्यवसाय के रूप में खड़ी कर सकें। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो उपक्रम सामने आया है वो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट के लिए भी मैं एक निवेदन करूंगा कि उत्पादन प्रबंधन से लेकर प्रमाणीकरण, उसके साथ साथ प्रोसेसिंग, उसके साथ साथ जो भी विपणन की व्यवस्था है, इसमें हर जगह की स्टैंडर्ड है। हम प्रोसेसिंग में गए तो वहां पर जो इस समय FSSAI ऑर्गेनिक का जो स्टैंडर्ड आ गए, उनको भी ध्यान रखना है। तो इन सबको जाने के बाद में क्या होता है कि हम किस प्रकार से मिलकर ये काम करें, क्योंकि अकेला किसान बाजार तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए किसानों को अपना एक कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है। भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है, क्योंकि उत्पादक भी बहुत सारे हो जाएं और उसके साथ साथ में उत्पादक के साथ साथ में कंज्यूमर भी बहुत सारे हो जाएं और उनका आपस में एक रिश्ता तय हो जाए। तो मेरा कहना यह है कि किसानों की आमदनी 4 गुना नहीं 10 गुना होने में कोई भी चूक नहीं है। इस पर कोई भी अर्थशास्त्री हमारे साथ खूब वार्ता कर सकते हैं। ये खुली चर्चा है ये, क्योंकि किसानों की आमदनी में गुणात्मक उत्पादन का जो सूत्र है, एक दाने से 1000 दाने पैदा होते हैं। मेरे मन का बार बार सवाल यही उठता था कि फिर किसान गरीब और कर्जदार क्यों है। तो ऐसी स्थिति में ये बात बिल्कुल सामने स्पष्ट हो जाती है कि आज अनुसंधान केंद्र, हमारे शोध के केंद्र, हमारे शिक्षा का तंत्र, हमारे किसान भाई और हमारी जो नीतिकार हैं, जो पूरे देश में नीति बनाते हैं, तो जैविक खेती को केवल तरीकों में ना फांस करना छोड़ दें कि हमको केवल गोबर और गौमूत्र से कुछ दवाई बनानी है या कुछ कल्चर बनाने हैं या हमको कीड़े बीमारियों की कोई दवाई बनानी है। मैं उनको मना नहीं करता। जिन लोगों ने उनको शोध किया है, जिन लोगों ने उनको खोजा है, उनके लिए मेरे मन में बहुत कृतज्ञता है। लेकिन इससे ज्यादा मेरे मन में यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम छोटी छोटी इनपुट के बवाल में फंस जाएं और प्रकृति की व्यवस्था में जो गंभीर सूत्र थे, जो मजबूत सूत्र थे, जिनसे हम अपनी आमदनी को गुणात्मक कर सकते हैं, वो हमारे हाथ से छूट जाएं। मेरा ये इशारा है। कई बार कुछ भाई ऐसा संकेत ले लेते हैं कि मैं किसी इनपुट के लिए मने कर रहा हूं। मैं इनपुट के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि इनपुट का भी मैनेजमेंट जरूरी है। यदि हमने सही खाना लिया है तो हमको बीमारी क्यों होगी? यदि हमने खेत का पोषण सही किया है तो खेत बीमार क्यों होगा? फसल का बीज ठीक है, पोषण ठीक मिला तो फसल बीमार क्यों होगी? हमारे पशु बीमार क्यों होंगे यदि उनको पोषण को हमने ठीक कर लिया है? तो इन सब बातों को ध्यान रखना है कि हमको प्रकृति की व्यवस्था का वो स्वरूप समझना है जिसमें जो चाहिए हमको, हम उसको पूरी तरीके से इरादे से पा सकें। तो यहाँ मैंने कहा कि लागत से नहीं बल्कि समझदारी और श्रम के नियोजन से खेती की तरफ हम बढ़ें। ये मैं एक बेसिक सूत्र में कहना चाहूंगा।
पर ये भी कहना चाहूंगा कि खेत एक फसल अनेक, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। इसमें एक बड़ा राज छिपा है कि समस्याएं अनेक और समाधान एक। यदि किसानों को अनेक फसलों को साथ साथ लगाने का विज्ञान समझ में आ जाए और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, हमारे अनुसंधान केंद्र, शोध के केंद्र इस पर थोड़ा सा गंभीरता से कुछ मॉडल्स बना दें, तो मेरे देश के किसान में बड़ी ताकत है। छोटे और बड़े किसान सारे मिलकर एक बहुत बड़े उपक्रम के साथ खड़े हो सकते हैं। यूनिवर्सिटियों के दायरे में, शोध केंद्रों के दायरे में, हमारे आईआईटी के दायरे में जितने भी गांव के कुछ सर्किट और कुछ क्लस्टर बनाए जाएं और उसके आधार पर इस कार्यक्रम की पहल हो, तो मैं तो अपने मन में ये बार बार सौभाग्य का उदय करता हूं कि आप सबका प्यार मिलता है, पूरे देश का प्यार मिला है। और अवार्ड मिलना पहचान नहीं है। मैं बार बार संकेत कह रहा हूं कि अवार्ड मिलना एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब से अवार्ड मिले हैं और भी गंभीरता से काम करने का मन बन गया है कि मेरे मुंह से कोई शब्द ऐसा ना निकले, मेरे किसान भाई को, मेरे देश के किसी वैज्ञानिक को, मेरे देश के किसी नीतिकार को कहीं भी उसके मन में कोई खोट आए, चोट आए या छोटी बात हो, इससे मैं अपने लिए बहुत ज्यादा दुखद घटना समझता हूं। इसलिए विश्वास पूर्वक मैं आपके सामने ये बात रखा हूं और आपने मुझे सौभाग्य दिया बोलने का, और मैंने दोहराते हुए दो पक्ष आपके सामने रखे। नंबर एक, प्रकृति की व्यवस्था का अध्ययन करना और उसके साथ में प्रयोग करना। और प्रयोग करने का मतलब किसी चीज को हमें आजमाना नहीं है, बल्कि प्रयोग का मतलब है कि उसको प्रमाणित करना। और इसी प्रकार से मेरा निवेदन आपसे यह है कि उत्पादन प्रबंधन, उसके साथ साथ में प्रोसेसिंग, उसके साथ साथ प्रमाणीकरण, उसके साथ विपणन व्यवस्था को फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट के जरिए यदि हम आगे बढ़ते हैं तो किसान भाइयों, इस समय खेती का एक नया इतिहास उदय होने की संभावना है। हमारे पूर्वजों के प्रति हम कृतज्ञ होंगे जिन लोगों ने बहुत अच्छी खेती हमारे हाथ में सौंपी, लेकिन आधुनिकवाद में हम अपनी आवश्यकताओं के लिए थोड़े समय के लिए प्रकृति के विरोध में गए और आज अनुसंधान केंद्र भी जैविक खेती को स्वीकार रहे हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के द्वारा पूरे देश में बड़े प्रयास हो रहे हैं। इन सभी का सम्मान करते हुए मैं आदरणीय आज के सभा में जो भी सभी मेरे किसान भाई जुड़े हैं, मेरे सभी साथी जुड़े हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि खेत में खाद बनाने का काम खेत में ही होता है। हम खाद बनाने के अलग से उपक्रम में ना फंसें, ये समझने की जरूरत है। कीड़े बीमारियों का नियंत्रण खेत में है, खरपतवारों का नियंत्रण खेत में है। आपको जो भी समस्याएं लगती हैं उसका निदान खेत में ही है, केवल समझने की जरूरत है। यदि आप इस तरफ इस दिशा में भी सोचेंगे तो छोटी छोटी लागत और बहुत कम मेहनत के जरिए हम एक बहुत बढ़िया खेती कर सकते हैं और इस खेती की पूरी संभावना भारत में है। क्योंकि साथियों, परिवार के हिस्से में खेती अब कम होती जा रही है और खेती की जिम्मेदारी बढ़ रही है। हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए 1 एकड़ जमीन से भी एक बच्चा 50,000 रुपए महीने की यदि कमाई करता है और सामूहिक प्रयास में पूरे देश में खेती का संदेश जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अपने बोलने के लिए, अपने सौभाग्य को आप सभी के लिए कृतज्ञ होकर फिर बार बार नमन करता हूं। सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी सर आपका। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत ही संक्षिप्त समय में, क्योंकि तकनीकी का किसी पर कोई कंट्रोल नहीं होता, फिर भी उसके बाद आप जिस अभी रास्ते में है, लखनऊ के बीच में है, लखनऊ पहुंच नहीं पाए हैं, ऐसी जानकारी हमें लगी थी, उसके बाद भी आपने बहुत संक्षिप्त समय में हमें समय दिया, हम लोगों का सौभाग्य है। और आपने बहुत संक्षिप्त अपने उद्बोधन में इतनी बड़ी आपकी पूरी प्रक्रिया, पूरे नियमों का जो बताया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये इतना बड़ा विषय है जिसे शायद समझने के लिए हमें बहुत बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता होगी। फिर भी हम धन्यवाद देते हैं और अपने कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं अब हमारी एडमिन टीम से भी अनुरोध करूंगा कि जो भी चैट बॉक्स में प्रश्न आए हों वो लें, और अभी प्रश्न उत्तर अगर सब तैयार हो तो हम प्रश्न उत्तर लेने का सिलसिला शुरू करें। जी। पवन जी का हैंड रेज है, कृपया अनम्यूट करिए पवन जी। पवन जी, आपको आवाज आ रही है? टांक साहब, आदरणीय टांक साहब, टांक साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट करिए या अब म्यूट कर सकते हैं, आप परमिशन दे दी गई है। जी जी जी।
पिताजी जैविक खेती करते हैं और जी पूर्व में इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर एंड इनोवेशन ट्रेनिंग सेंटर जी जी जी। जयपुर में है और सर सर कृषि कौन कृषि सर? विश्वविद्यालय में भी हैं। हाँ जी जी, कौन उनका बोल माइक ओपन हो गया। जी सर, पूछिए सर। स्वागत सर। मेरा क्वेश्चन, वैसे मैं जैविक खेती से पिछले 8 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और स्वयं खेती किसानी से भी नाता रखता हूँ। वर्तमान बहुत में जिस तरह की रचना आदरणीय पद्म श्री साहब ने रखी है, वैसा ही जीवंत मॉडल हमने खड़ा किया है कोटा के अंदर। बातें वाह, सभी सब हम सीखते आए हैं, सीखते जाएंगे। छोटा सा प्रश्न यही है कि वेस्ट डिकम्पोजर के नाम से आज देश के अंदर एक बहुत बड़ा सिस्टम खड़ा हो रहा है। वेस्ट डिकम्पोजर हम भी उपयोग में ले रहे हैं, देश के किसान भी ले रहे हैं, लेकिन प्रश्न यही है कि क्या वेस्ट डिकम्पोजर ब्रह्मास्त्र है और वेस्ट डिकम्पोजर पूरी जैविक खेती या रसायन मुक्त खेती का जो पूरा जो हम लोग अभियान लेके चल रहे हैं उससे संभव है, और क्या इसी से ही सब काम होगा? ये चीज जिस एनसीओ की बात कर रहे हैं, वहां के वैज्ञानिक, वहां के प्रधान, ये सब कहते आ रहे हैं। किसान कीटों के ऊपर स्प्रे कर देते हैं, 3-3 दिन 4-4 दिन तक इंतजार करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि कीट नियंत्रण हुआ ही नहीं है, क्योंकि हाँ, वेस्ट डिकम्पोजर के निमित्त में जो यूट्यूब पर जो वीडियो निकलते हैं कि कीट नियंत्रण में भी इसका काम ले लो, फंगस नियंत्रण में भी इसको काम ले लो, तो हमारा भी किसानों का ही बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो रहा है। यहाँ पर किसान फसल के डंठल तोड़ के लेके आते हैं, देखो साहब हमने इस पर स्प्रे कर दिया लेकिन अभी हाँ, तक फंगस कंट्रोल नहीं हुई है, देखो साहब इसके बिल्कुल, अंदर अभी तक हुआ कंट्रोल नहीं हुआ है। अब हमारी तो बिल्कुल, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे इतना ही समझना है कि क्या इस तरह के सिस्टमों के ऊपर भी देश के प्रमुख लोगों द्वारा कुछ लगाम कसी जाएगी या उनको सहमति दी जाएगी? ये चीज मुझे थोड़ी सी समझनी थी, बहुत बढ़िया, अन्यथा इस बहुत विषय को बढ़िया। हाँ, देश मैं इस के भरोसे चल रहा मैं है। तो जी, इसलिए मेरा एक प्रश्न है कि आप विज्ञान को मानते हैं, इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात की है, मैं बिल्कुल इस बात से प्रश्न हूँ। जी। हेलो, हेलो, हाँ हेलो। सर, चलेगी ये हाँ, इनकी। आप जी। सवाल आप आप हाँ, जवाब मैं बोलना चाहूंगा। जी जो जो मेरे मित्र ने अभी डिकम्पोजर के बारे में चर्चा करी है, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि डिकम्पोजर आपका कहीं भी एक छोटी भूमिका में आएगा, लेकिन यदि हम ये सोच लें कि डिकम्पोजर ही समाधान, तो ऐसा नहीं है। ऐसा किसान भाई बिल्कुल समझ लें, प्रकृति की व्यवस्था में जितना भी कल्चर पैदा होता है या जितना भी जीवांश कार्बन के साथ साथ में जीवाणु तंत्र समृद्ध होता है, वो धरती और बीज सूत्र के साथ पैदा होता है। यदि किसान भाई इस विज्ञान को समझ लें तो उनको बाहरी किसी लागत की जरूरत नहीं है। जी लेकिन फिर भी जिस तरीके की बातें पूरे देश में हो रही हैं, उसमें अपनी अपनी विधाओं को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे हुए और जी हम भी उसमें 10-15 साल तक इन चीजों का प्रयोग करते रहे। प्रारंभिक स्थिति में इन चीजों के फायदे दिखते हैं, लेकिन एक समय जाने के बाद में प्रकृति फिर अपनी संरचना में काम करने लगती है। उस समय हमको फिर लगातार इन चीजों की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरत इस बात की होती है कि प्रकृति अपने आप में कैसे काम कर रही है, ये समझने का मुद्दा है। तो जो आपने सवाल खड़ा किया है कि वास्तव में पूरे देश में इस बात पर बहस होने की जरूरत है कि किसी भी एक चीज को, हम किसी भी एक तरीके को, किसी भी एक वस्तु को इस तरीके से नहीं बढ़ा सकते कि जिससे सारी दुनिया का एक ही मात्र उपचार हो जाए। ये बात ध्यान रखने की है। चूंकि प्रकृति बहुत ही विविधता में सजी हुई है, जमीन की उर्वरता को समृद्ध होने का, तापदाब नमी का संतुलन का नियम जो है वो प्रकृति में नैसर्गिक है। इसके आधार पर किसान भाइयों को अपने ही परिवेश में अपने ही तरीकों से कुछ चीजों को खोजने की जरूरत है। इसमें गाय की भी बहुत उपयोगिता है, डिकम्पोजर की भी उपयोगिता है, लेकिन उपयोगिता एक सीमा तक है। उससे आगे आपकी समझ ही काम करेगी, उससे आगे आपकी मेहनत ही काम करेगी, और उस मेहनत और समझ के साथ यदि आगे बढ़ेंगे तो हम इन चीजों के पीछे ही जो लंबे समय से चर्चा करते आ रहे हैं, जैसे देश में 20 साल निकल गए थे वर्मी कंपोस्टिंग को लेकर, तो केवल वर्मी कंपोस्टिंग के जरिए खेती हो जाएगी ऐसा नहीं है, केवल डिकम्पोजर के जरिए खेती हो जाएगी ऐसा नहीं है, केवल गाय के आधार पर ही हम खेती को पूरा कर लेंगे ऐसा नहीं है। मेरा निवेदन है कि ये सभी हमारे लिए बहुत उपयोगी चीजें हैं,
प्रारंभिक स्थिति में किसान भाई इनका प्रयोग कर सकते हैं। लंबे समय में आपकी समझदारी और आपका श्रम ही इसमें काम करेगा। धन्यवाद। और बहुत ही अच्छे से आपने सब में समझाया है। मेरा एक ही प्रश्न है कि अंतर्वर्ती जो फसल किसान को लेना है, उनका हाँ। चयन वो किस हिसाब से करे कि जो भी फसल को हिल सके। इसके ऊपर कोई आपका लेक्चर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मैं ऐसा करता हूं कि ये विषय लंबा हो जाएगा, तो मैं अंतर्वर्ती फसल का एक नया सा वीडियो जल्दी बनाकर शिव कुमार जी के साथ में आपको भेजूंगा, अभी सभी साथियों को भेजूंगा, क्योंकि ये आपने अच्छा बताया मुझे कि अंतर्वर्ती फसलों का या सहफसली फसलों का चयन हम कैसे करते हैं, तो मैं आपको करूंगा। हाँ जी जी, बिल्कुल। हाँ जरूर आप भेजेंगे। बहुत बहुत उपकार होगा आपका। बहुत बहुत जी, धन्यवाद जी। अरुण शर्मा जी हैंड रेज किए हुए हैं। अरुण शर्मा जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सवाल। जी जी नमस्कार साहब। जी नमस्कार। ये जो अपना आपने बताया ना कि खाद तो खेत के अंदर ही बनती है, तो मेरा एक छोटा सा इसमें कैलकुलेशन वाली बात थी कि मान लीजिए अपन ने 10 क्विंटल अनाज बाहर निकाला खेत से, जी, तो क्या हमें कुछ बाहर से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी खेत में वापस? हाँ, प्रारंभिक स्थिति में जब आप, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, जब जमीन का कार्बन बहुत कम है, उस स्थिति में हरी खाद के जरिए या किसी भी कंपोस्ट के उपक्रम के जरिए, जैसे जीवामृत है और ये और बहुत छोटी मोटी एप्लीकेशन है, इनके जरिए आप अपनी एक बार खेत को ठीक करिए। और इसमें फसल प्रणाली का भी एक रोल है। जैसे अनाज की फसल के द्वारा यदि खेत थका हुआ है, तो उसमें आप दलहनी फसल को ले जाएं, उसमें आप दलहन के साथ साथ में किसी और भी फसल को, जैसे जो मोटे अनाज जिनको बोल रहे हैं, उन फसलों को ले जाएं, तो क्या होगा, आपकी आमदनी में भी कमी नहीं आएगी और खेत को सांस मिल जाएगा। इसको देसी भाषा में बोलते हैं, खेत को सांस मिल जाएगा। जी जी। तो पर माइक्रो न्यूट्रिएंट जो बाहर निकल गए खेत से, तो उनको क्या अपन मतलब इसी चक्र से पूरा कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता ना करें। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब समझना बहुत जरूरी है। जमीन पूरी खनिज का भंडार है और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो निकल जाते हैं वो फिर पैदा नहीं होते, ऐसा नहीं है। ये खनिज का ही आवर्तनशील क्रम है, वो कभी स्थिति में रहता है तो कभी गति में। स्थिति और गति को बनाए रखने का काम बीज सूत्र का है। बीज सूत्र मिट्टी के साथ में उस रासायनिक संरचना को समृद्ध कर लेता है, जिससे वहां बैक्टीरिया बना रहता है। तो हमें ध्यान ये देना है कि अनेक प्रकार के बीज जैसे खेत में जाएंगे और उनकी जड़ों से जो रस पैदा होंगे, उससे आपका ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। वेंकटेश नारायण सिंह साहब हैं, आपका रेज नहीं होता, पूछिए सर, पूछिए। हाँ, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि थोड़ा अपना परिचय देते हुए पूछिए सर। मैं वेंकटेश नारायण सिंह हूँ, बिहार सरकार में पदाधिकारी हूँ और जैविक खेती प्रमोटर का काम करता हूँ। मैंने एक किताब भी लिखी है, वो जैविक खेती के नुस्खे, मेरा वीडियो यूट्यूब पर भी है। लेकिन जैविक खेती का बाजार जिस तरह से बढ़ रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा गम का बात ये है कि लोगों की शंकाएं उस पर ज्यादा बढ़ती जा रही है। इवन सर्टिफाइड प्रोडक्ट भी जो लोग खरीदते हैं, वो उनके दिमाग में एक लगता है कि पता नहीं ये जैविक सही माने में है कि नहीं। इसको स्थापित करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। ये कम्युनिटी सभी ऑर्गेनिक से जुड़ी हुई है और मैं भी ऑर्गेनिक के प्रमोट में लगा हुआ हूँ। तो इस पर मेरी एक चिंता थी कि सबसे साझा किया जाए कि जो स्थिति है इस पर कोई कुछ प्रकाश डालना चाहे तो। जी बिल्कुल, मैं बोल देता हूँ। इसमें आपको एक ही काम करना है। जब किसान भाई जैविक खेती की तरफ बढ़े, तो सबसे पहले वो खेती करने के साथ साथ अपने प्रमाणीकरण कार्यक्रम से जुड़ जाएं। और ये प्रमाणीकरण सहज पोर्टल पर उपलब्ध है, PGS इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के नाम से। इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए तो वो संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं, हम उनको तुरंत 1 मिनट में सोल्व कर देंगे। दूसरी बात, जब उत्पादन हम कर लेते हैं और उसका प्रमाणीकरण भी होता है, तो दूसरा प्रमाणीकरण है प्रोसेस का प्रमाणीकरण। प्रोसेस का प्रमाणीकरण का मतलब है, जब हम गेहूं से दलिया बनाते हैं तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड आएगा, तो उसके लिए है FSSI ऑर्गेनिक। ये ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है और इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑर्गेनिक कैडर में आप चले जाएंगे। तीसरा है, आपको जिस तरीके से भी मार्केट करना है,
तो आपके जो मार्केट में प्रयोग होने वाली जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो कंपनियां इसका काम करेगी, उनको भी सर्टिफिकेशन लेना है ताकि कोई भी कंज्यूमर तक चीज जाने में प्रॉब्लम ना आए। तो जब हम अपने पैकेट पर प्रोड्यूसर का भी विवरण देते हैं, प्रोसेसिंग का भी विवरण देते हैं और इसके साथ साथ में हम मार्केटिंग का भी विवरण देते हैं, तो ये कोड नंबर के जरिए कंज्यूमर ट्रेस कर सकता है पैकेट पर से ही कि ये ऑर्गेनिक है, किस खेत में पैदा हुआ है, किसके द्वारा प्रोसेस हुआ है, कहां पर ये बेचा गया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राकेश जी हैं, हैंड रेज क्यों है? अगर आपको आवाज आ रही हो तो अनम्यूट करिए राकेश जी। राकेश पाटीदार जी, रतलाम। पूछिए अपना परिचय देते हुए पूछ सकते हैं आप सर। नमस्कार सर। नमस्कार मेरा नाम राकेश पाटीदार है, मैं रतलाम जिले मध्य प्रदेश के रतलाम से बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार जी। मेरा एक छोटा सा सवाल था आपसे कि जैविक खेती में जैसे कि खरपतवार नियंत्रण एक बहुत बड़ी समस्या होती है सर। हाँ, उसमें खरपतवार को हाथ से निकालना, उसके अलावा कोई संभव नहीं है ना? जी। तो मैंने कहीं एक पुस्तक में कहीं पढ़ा था सर, जो खरपतवार अपने खेत में है। आवाज आ रही है सर मेरी? आपकी आवाज आ रही है, आप पूछ सकते हैं। जैविक खेती में खरपतवारों के नियंत्रण का है तो सारी फसलों में नहीं होगा। मैं उदाहरण देता हूं कि गन्ने की खेती की बिजाई यदि हम सितंबर के महीने में करते हैं, मतलब जब वर्षा काल का और सर्दी आने का मध्य काल होता है, तापमान संतुलन में रहता है, उस समय करते हैं, तो बथुआ तो मोथा घास होती है जो जड़ों से बहुत गहराई से अपने बीज को बनाए रखती है और गर्मी के मौसम में किसानों के लिए बहुत तकलीफ देती है। उस पर किसान दुनिया भर की दवाई छिड़कते हैं। तो केवल उसका नियंत्रण क्या है? समय की बिजाई करने से गन्ने की फसल को उसका नियंत्रण की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही गेहूं में यदि खरपतवार आते हैं और गेहूं की बिजाई आप समय से थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, तो जो खरपतवारों के बीज तेजी पकड़ते हैं उससे ज्यादा तेजी हमारी फसल पकड़ लेती है और ये विरोध खत्म हो जाता है। और एक और सुंदर बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि मिश्रित फसल प्रणाली का प्रयोग आपने एक वर्ष कर लिया है, तो एक वर्ष के बाद में आपके खेत में फसल ये खरपतवार आने ही कम हो जाते हैं। इसको हमने बहुत विधिवत जांच कर देखा है कि 3 साल में ये अपने आप ही कम ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि जो पोषण के लिए आते थे, पोषण हमारी फसलों से मिलने लगता है। जी सर। जी हाँ, तो उसके लिए भी कोई वीडियो बनाकर हम आपके साथ में डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, मैं लिख रहा हूँ इसको। ठीक है सर। तो मेरा एक सवाल ये था सर जी कि मैंने कहीं एक पुस्तक में पढ़ा था कि जो खरपतवार अपने खेत में हैं, उनको अगर अपन निकाल के जड़ सहित निकाल के अगर डिकम्पोजर में डिकम्पोज करके उसका फिर अगर स्प्रे करते हैं अपन उस खेत में, तो वो मतलब स्वतः नष्ट हो जाते हैं। देखिए भैया, ये क्या ना, ये कुछ क्रियाएं हैं, लेकिन इन क्रियाओं में फिर कहीं ना कहीं हमको एक साइंटिफिक वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है। जी सर। तो हम बढ़िया बात ये समझें कि उनका स्वतः नियंत्रण यही है कि खरपतवार जमीन की उर्वरता को ही बढ़ाना चाहता है। जमीन का ये नियम है, यदि आपने फसलों से बढ़ा दिया, कार्बन बढ़ गया, माइक्रोबायोलॉजी बढ़ गई, तो खरपतवार की भूमिका ही कम हो गई। जी सर। जी ठीक है, ठीक, ओके सर, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पाटीदार जी। अब मैं डॉक्टर शुभम जी से निवेदन करूंगा, चैट बॉक्स में अगर कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। डॉक्टर शुभम कुरुशे जी। उमंग वर्मा जी हमारे बीच में है। अच्छा, उमंग वर्मा जी, आपका हैंड रेज है। हाँ जी, पूछ सकते हैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। बाबूजी, मैं आपके फार्म पे भी आ चुका हूँ, आपको शायद याद हो या ना हो, मैं आपके यहाँ ट्रेनिंग ले चुका हूँ। अच्छा बढ़िया। जी बताइए। आपका सवाल पूछें। बाबूजी, जब मैं आपके यहाँ आया था तब आपने हम आपके यहाँ आए थे तब आपने डिकम्पोजर में ही सारी चीजें उपयोग करने को बोला था। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आज आप कह रहे हैं कि आप सब सारे चीजों को हम यूज कर सकते हैं। हाँ देखिए, मैंने ये कहा था, फिर ध्यान देंगे कि जो डिकम्पोजर बना था वो भी गाय के गोबर और मिट्टी के संपर्क से ही बना था।
और जो अलग चीजें हैं वो भी सब कहीं गाय के गोबर और पेशाब के द्वारा है, या कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो खाने पीने से जुड़ी हैं। तो मैंने उस समय ये संकेत जब भी दिया था, आज भी दे रहा हूं कि आप किसी भी चीज का प्रारंभिक स्थिति में प्रयोग करें। मेरी बात को थोड़ा जरूर ध्यान से सुने बेटा, कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं किसी चीज का विरोध नहीं करता। मैं कहता हूं कि आपकी आवश्यकता के हिसाब से जो चीज आपको उपलब्ध है उसका आप प्रारंभिक स्थिति में प्रयोग जरूर करें, लंबे समय के लिए ये चीजें नहीं है। ये मैंने कहा। धन्यवाद। हाँ, हेलो, फिर कैसे पूछ लो, कोई बात हो तो पूछो। हाँ जी, चैट बॉक्स से सवाल है, संजय मेहता जी हैं हिसार हरियाणा से जी। उन्होंने सवाल किया है कि जमीन को जोतने से अगर जैविक कार्बन उड़ जाता है तो नहीं जोतने से जमीन में होने वाले फंगस और नेमाटोड का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और क्या ये सच है जो जमीन को लगातार जोतने से उसमें कार्बन नष्ट होता है? ये बहुत बढ़िया सवाल है कि यदि हम जमीन को नहीं जोतेंगे और उसको ये मानेंगे कि उस जमीन में कार्बन बराबर बना रहेगा, ऐसा भी नहीं, क्योंकि ये तापदाब नमी का एक जमीन के बाहरी वातावरण और अंदर के वातावरण का खेल है। इसको साइंटिफिक आधार पर आप मेरे से ज्यादा बढ़िया समझ सकते हैं, पर मैंने ये पाया है कि जमीन के साथ में यदि हम कुछ क्रियाएं जुताई की करते रहते हैं और उपयोगिता के साथ में अधिक जुताई नुकसानदायक है, और बिल्कुल जुताई ना करना भी खेती में बहुत सारी चीजों को, खरपतवारों को और बहुत सारी जमीन का जो सॉइल का जो नेचुरल हैबिटेट है जिसमें बहुत सारे कीड़े केंचुए काम करते थे, चूहे काम करते थे, वो भी यदि नहीं है तो जमीन की सतह पर एक सही वातावरण नहीं बन पाता। तो जो आप कह रहे हैं, अंदर के रसायनों के समृद्ध होने से जो विजातीय, जैसे नेमाटोड की बात आप कह रहे हैं, या कोई भी ऐसे बैक्टीरिया या जो फसलों को नुकसानदायक हैं, उनका नियंत्रण भी बेसिक। डॉक्टर क्षितिज पवार सर, आपका सवाल है, आप प्लीज अपना सवाल पूछें अपना परिचय देते हुए। माइक ऑन कीजिए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर क्षितिज कुमार पवार जी, मैं छिंदवाड़ा एमपी से हूँ। एक्चुअली मेरा सवाल ये था सर कि हमने मतलब हरित क्रांति लाई अपने देश में, बिल्कुल, और वो है बॉर्नी वैरायटी और फर्टिलाइजर के दम पे, हाँ है ना जी। और अब अगर अपन इसको ऑर्गेनिक में लेके जाएंगे, हाँ, और तो इसमें अपने जनसंख्या का जो दबाव आएगा फॉर प्रोडक्शन के लिए, तो क्या ऑर्गेनिक से वो दबाव पूरा हो जाएगा? हाँ डॉक्टर साहब, उससे ज्यादा बढ़िया होगा। कारण मैं बता दे रहा हूँ इसमें कि जब हमने सोचा था कि फसल चक्र के जरिए हम ऐसी फसलों का चयन करें ताकि हमारी उत्पादकता बढ़ जाए, क्योंकि हमारे सामने एक चुनौती थी और वो चुनौती आज भी है जी। लेकिन अब जो हम कह रहे हैं कि मिश्रित फसल प्रणाली, और इसके द्वारा क्या हो गया, उत्पादन घनत्व में बढ़ जाता है, जमीन की सतह के अंदर भी और जमीन की सतह से ऊपर भी। जैसे एक ही खेत में एक फसल और एक खेत में 10 फसल, तो उत्पादकता में कमी नहीं आएगी, बल्कि ये जो मोनोक्रॉपिंग पैटर्न में एक तरफा चले गए, गेहूं और धान की तरफ हम ज्यादा बढ़ गए, तो अब हमारा उत्पादन भी संतुलन में आ जाएगा। दाल भी होंगी, मसाले भी होंगे, जड़ी बूटियां भी होंगी, टिम्बर प्लांट भी होंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो एक संतुलित उत्पादन व्यवस्था है, जो भोजन के साथ साथ हमारे देश को भी समृद्ध करती है, तो ये इसमें जैविक खेती में इसकी डॉक्टर साहब पूरी संभावना है। मैं आपका सम्मान करता हूँ, सवाल बहुत अच्छा करा आपने। जी सर, इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल ये था मेरा कि अब हमारे देश में मार्जिन फार्मर्स ज्यादा है, सीमांत किसान ज्यादा है जिनकी जोत छोटी है ना, तो उनके लिए तो ये एप्रिशिएबल मॉडल है। वो किसान जिनके रकबे बड़े हैं, वो लोग इसको कैसे फॉलो करेंगे? देखिए, उसका जो ना फार्म प्लान बनाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। हम खेत को 3 तरीके से बांटने की सलाह देते हैं। एक तो बफर जोन जो बाउंड्री में है, और दूसरा है पेरिनियल सिस्टम, जिसमें आप अपने ट्रैक्टर की जुताई और बड़े खेत के आकार के साथ तय कर सकते हो। और उसमें क्या होता है, हम 1 वर्ष से ज्यादा अवधि की फसलों को कंद वाली फसलों के साथ लगाते हैं। और उसके अलावा जो पेरिनियल हमारा सीजनल जोन है, जिसमें हम उन फसलों को लगाते हैं ताकि ट्रैक्टर से जुताई भी बीच बीच में कभी कभी होती रहे, क्योंकि जैविक खेती में ज्यादा जुताई की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो बड़े फार्म वाले हैं उनको प्रॉब्लम ये आती है कि बड़ी मशीनों को कैसे चलाएं। तो बड़ी मशीनों को चलाने के लिए भी उनके पास ये है कि वो स्पेस मैनेजमेंट को 2 कोर ग्रुप में समझेंगे। उसी खेत में पैराबोलिक डिजाइन में जो तरंग विधि होती है, उससे हम एक एरिया लेते हैं ऊंचे वाला,
और एक एरिया लेते हैं समांतर फसलों के लिए, तो उसके लिए कभी भी उन किसानों को जो समस्या है तो उनको मैं एक मास्टर प्लान बनाकर भेज सकता हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि बड़े किसानों को भी ये बात सोचने की जरूरत है कि उनके आसपास में जितने भी ऐसे परिवार हैं जो छोटे किसान हैं या जिनके पास जमीन नहीं है, उनके श्रम के नियोजन की भूमिका उनके खेत में है। बड़ी मशीनों के से ज्यादा अच्छा है कि हम छोटे किसान भाइयों को और छोटे जमींदारों को अपने साथ में ले लें। तो ये देश के जो श्रम के नियोजन का एक बहुत बड़ा काम है जो बेरोजगारी समस्या से जूझने का काम। जी जी सर, धन्यवाद। क्षितिज सर, आपके सवाल से रिलेटेड एक दो साइंटिफिक फैक्ट मैं देना चाहूंगा आपको। जी सर। जैविक खेती में विश्व में सबसे ज्यादा जो उत्पादन था चावल का वो चीन की तरफ से था जी। मैं उस किसान का नाम भूल रहा हूँ, बिहार में एक नालंदा नाम का जिला है जी, और वहाँ के किसान ने जैविक खेती करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा था चीन का। बिल्कुल। सुमंत नाम है उसका, नालंदा से। आलू में भी किया है सर। हाँ, आलू में भी, जी सर। तो ये वो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के थ्रू था, हालांकि वो हाइब्रिड थी, आई थिंक 64-44 वोल्ट थी शायद वो। जी जी। लेकिन आलू में भी उन्होंने ये काम किया था। तो उत्पादन एक स्तर तक जब ऑर्गेनिक कार्बन को आप लेके चले जाएं जी। और सर इससे रिलेटेड एक सवाल भी था, किसी व्यक्ति ने सवाल किया था कि स्वर्गीय दीपक सुजदेव जी का ऑर्गेनिक कार्बन लेवल जो है 5 था। मिल्क भी है फॉरेन सामने सुभाष शर्मा जी हैं, उनके फार्म का जो है वो 2 जो है ऑर्गेनिक कार्बन लेवल था। तो अपने ऑर्गेनिक कार्बन लेवल को क्या करें कि ज्यादा बढ़ाएं? कोई फॉरेन के फार्म का वो ऐसा डाटा दे रहे थे जिसका 26 था, तो मेरी जानकारी में तो ये नहीं रहा है सर, क्या ऐसा है? देखिए सर, मैं इसमें एक निवेदन कर दूं, मैं बोलना चाहूं? यस सर, जी बोलिए। हाँ, इसमें मैं एक निवेदन कर दूं कि ये जो कार्बन बढ़ने का जो नियम है ये प्रकृति का अपना नियम है, ये हमारे हाथ की चीज नहीं है। क्योंकि एक समय के बाद में यदि फसलों के क्रम को ठीक ढंग से नहीं अपनाते हैं तो ये धीरे धीरे कम भी होता है। तो ऐसी स्थिति में 26 तक पहुंचकर हम कोई बहुत बड़ा काम कर लेंगे, ये कुछ थोड़ा सा मुझे कई बार अतिवाद से भी लगते हैं। क्योंकि हमने कई खेतों में बराबर प्रयोग करके देखा कि वो 1.5 से 2 तक जाते जाते ही पूरी पैदावार से भर जाता है खेत, तो उससे आगे उसकी जरूरत नहीं दिखाई देती। तो ऐसी स्थिति में कहीं हो सकता है कि 5 जाकर वो अपने में सेट हो रहा है और उसमें बड़े वृक्षों की भी भूमिका आ जाती है और बहुत सारी फसलों के साथ साथ, और नमी कैसे बराबर बनी रहेगी ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैं इसमें ये निवेदन करूंगा कि जो कार्बन सहज रूप में आज जिस स्थिति में है, इससे यदि दुगना तिगना बढ़ जाता है तब भी हम लोगों को बहुत बड़ी राहत पूरे देश में मिलेगी। ये मेरा निवेदन। मेरा एक सवाल और था सर, सर्टिफिकेशन की जो बात हो रही थी हमारे बीच में अभी। जी जी। एक सर्टिफिकेशन है FSSAI वाला, एक है PGS वाला और एक है ये जो एपिडा के अंडर में पहले होता था, अब जो सर्टिफिकेशन। हाँ, वो ICS कंट्रोल। हाँ ठीक है जी सर। ये कितना, 2 सवाल ऐसे हैं इससे रिलेटेड। ये पहला तो ये कि क्या ये उस खेत का है या उस प्रोडक्ट का है, मतलब टेक्नोलॉजी का है या इस प्रोडक्ट का है? देखिए अभी क्या है, अभी हाँ, पहले दोनों सवाल बता दीजिए। जी जी। दूसरा सवाल ये सर, ये कितना प्रमाणित है PGS सर्टिफिकेशन, जो कि फोन पे ही हो जाता है और बिना खेत पे विजिट किया, बिना सैंपल लिए ही किसान गलत डाटा दे रहा है या सही डाटा दे रहा है, तो उसके प्रोडक्ट कितने हद तक प्रमाणित हो सकते हैं? बिल्कुल, अभी ये सवाल बिल्कुल बराबर बना हुआ है, ये इसका प्रमाणीकरण कैसे। हाँ, तो मैं इसमें एक मिनट लेता हूँ आपकी। पहली बात तो ये प्रोसेस का सर्टिफिकेशन है और प्रोसेस में मूल रूप से आदमी के बारे में ये सोचा गया कि उनके करने का तरीका क्या है, और इसमें खास तौर से 3 मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। एक तो सर्टिफिकेशन में निरीक्षण का स्तर कैसा है, दूसरा इसमें जो अकाउंटेबिलिटी है उसमें डॉक्यूमेंटेशन किस ढंग से किया गया है, और तीसरी बात इसमें कि सर्टिफिकेशन की जिम्मेदारी किसने ली है। तो देश में एक्रीडिटेशन को लेकर इस तरीके की जो बात थी, इसमें 2 ग्रुप बनाए गए। एक ये कि किसानों को जिम्मेदारी देकर देखा जाए और दूसरा ये कि थर्ड पार्टी को जिम्मेदारी देकर देखा जाए। इसलिए 2 सर्टिफिकेशन समानांतर चले। एक का नाम है PGS सर्टिफिकेशन जो किसानों की अपनी जिम्मेदारी का था, और दूसरा है थर्ड पार्टी जो एपिडा के एक्रीडिटेशन में कुछ एजेंसी चलाती है। मेरा यहाँ इसमें निवेदन है
अभी प्रामाणिकता को लेकर, आदमी की समझ को लेकर मैं काफी संदेह में जाता हूं। इसलिए हम पीजीएस सर्टिफिकेशन में भी 3 काम करते हैं। एक तो मनुष्य के साथ बात करते हैं कि उसकी जानकारी का स्तर कैसा है। दूसरी बात, कभी कभी उनके साथ मिलते हैं, ये पता करते हैं कि उनका व्यवहारिक पक्ष कैसा है, अर्थात उनका खान पान, रहन सहन कैसा है और उनमें खेत में काम करने का तरीका कैसा है। तो मैं इसको ये निवेदन करूंगा कि देश में यदि आप जैसे गंभीर लोग कुछ हो जाएं तो सर्टिफिकेशन प्रोसेस को हम अकाउंटेबिलिटी लिखकर चेक नहीं कर सकते, इंस्पेक्टर के जरिए चेक नहीं कर सकते। आदमी की मानसिकता में जब तक गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक आदमी की जैविक मानसिकता नहीं हो जाएगी, जब तक ये सर्टिफिकेशन प्रमाणित होना बड़ा संदेह का मामला है। इसीलिए इसमें लैब टेस्टिंग का एक प्रावधान आ जाता है। तो मेरा मन तो किसान भाइयों से जो सुन रहे हैं, आपने सवाल बहुत अच्छा करा है कि हम बहुत पवित्र मन के साथ ही जैविक खेती में बढ़ेंगे तो सफलता बराबर हमको मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग लगभग प्रश्नों का सिलसिला यहाँ समाप्त हो चुका है। मैं अब वेबिनार के अंतिम पड़ाव पर हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी का, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उद्यानिकी में रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी रायसेन में, कि वो कृपया कर डॉक्टर साहब का धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर शुभम जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आज धन्यवाद किस तरफ से शुरू करूं, क्योंकि आपको मैं बहुत समय से मिलता रहा हूं और काफी सारी, चाहे पूसा का किसी मेला हो या एनसीओएफ का मेला हो, मुझे भी ध्यान आ रहा है, इसलिए मैं आपको ही साधुवाद देता हूं। आपका आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर हमेशा ही, और ऐसे सज्जन हैं आप जिनकी वजह से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे बाबा की एज के जो व्यक्ति, हम लोग खेती से सीख सकते हैं, या नई पीढ़ी हो या पुरानी हो, आपके मिलने के और आपके बात करने के और आपके जो ज्ञान देने की तकनीक है, जो गंभीरता है, और जिस तरह से आपने इतने 40-42 वर्षों से जैविक खेती फोकस करते हुए ये सारी चीजें अगली पीढ़ियों को सौंप रहे हैं, तो मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है कि मैं बहुत समय दिया। इस वक्त भी आप यात्रा में होते हुए भी आपने पूरा अपना जो है समय और सारा कुछ जो है न्यौछावर किया, तो बहुत बहुत आभार आपका, चरण स्पर्श। जी जी, मैं आपके लिए बहुत बहुत, मैं हृदय से सम्मान करता हूँ आपका, बहुत हृदय। मैं वेबिनार के अंतिम पड़ाव पर डॉक्टर देवेंद्र प्यासी साहब से कहूंगा कि कुछ शब्द आप उद्बोधन में कहें। डॉक्टर देवेंद्र प्यासी साहब। प्यासी सर, आपको आवाज? जी हाँ सौरभ जी, मुझे आवाज आ रही है। मैं देखता हूं अपनी जो है कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा की, और विचार करता हूं उन चीजों को जो हम किताबों में पढ़ते हैं, और जब हम धरातल में आते हैं, अपनी वास्तविक जिम्मेदारियों पे आते हैं, तो उस किताब में लिखी हुई चीजों का जो है जहां, और जब उसका साइंस किसानों के खेतों में देखते हैं तो उसमें बड़ा मूलभूत अंतर दिखाई देता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हर चीज का अलग है, और किताबों में लिखी हुई बातें बिल्कुल अलग प्रतीत होती हैं। और धीरे धीरे आदमी जो है अनुसंधान के माध्यम से किसानों के साथ रहकर खेती में किए जा रहे अभिनव प्रयोगों के माध्यम से दिन प्रतिदिन सीखता जाता है। बहुत कुछ सीखा है आप सभी लोगों से इन विगत 10 सालों में, और आगे सीखने की चाहत हमेशा बनी रहे, और आप लोगों का सानिध्य, आशीर्वाद और मार्गदर्शन जिंदगी भर हम सब लोगों को मिलता रहे, जिससे हम भी भविष्य में कम से कम इस लायक तो बन सकें कि स्वयं के लिए, कम से कम स्वयं की व्यवस्थाओं के लिए, स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो कम से कम कुछ विधाओं को अपनाएं, जिनको हम सलाह देते हैं अन्य किसानों को, अन्य सहयोगियों को, अन्य साथियों को कि हाँ ये विधा अच्छी है, और इस पे कम से कम आप स्वयं के लिए जो भी खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आपका गुणवत्ता पूर्ण होगा, और उससे आपका, आपके समाज का, आपके परिवार का, सभी का विकास होगा। आज
अनुभव बोलता है, ऐसा कहावत सुनी थी। और विगत 40 सालों में आपके द्वारा किए गए जो है जैविक खेती के प्रयास और प्रमाणीकरण के प्रयास, साथ ही साथ एक खेती का लंबा अनुभव जिसमें लागत पे लगभग ना के बराबर हो और जो है एक जो है गुणवत्ता युक्त भोज्य पदार्थ की उपलब्धता को सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य हो। तो मैं स्वयं को बहुत कमजोर पाता हूं इस कड़ी में, और मैं हृदय की गहराइयों से जो है आपका धन्यवाद करता हूं, शिव सर का धन्यवाद करता हूं, जिनके प्रयासों से जिनके आपका सानिध्य, आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। साथ ही साथ मैं अपनी टीम बलराम को साधुवाद करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जो है इसको ऑर्गेनाइज किया और पूरी क्षमता के साथ अपना समय दिया। सभी किसानों का, सभी विशेषज्ञों का, हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के भी कई सारे वैज्ञानिक विशेषज्ञ सभी लोग आज जुड़े। मैं साधुवाद करता हूं आदरणीय अजय सिंह राजपूत जी का, जिन्होंने व्यस्ततम समय से समय निकाला। साथ ही हमारे विश्वविद्यालय के अपने वैज्ञानिकों का, हमारे किसानों का, और सुदूर 8 राज्यों से का जितना मैं पहचान पा रहा हूं, 8 राज्यों के विशेषज्ञों का, किसानों का आज मार्गदर्शन जो है किसानों ने आपको सुना, और जो है इतना कर पाना एक छोटा सा प्रयास है। विशेषज्ञों के माध्यम से किसानों को कुछ नई चीजें, जानकारियां उपलब्ध कराने का मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं डॉक्टर साहब आपका हृदय से सम्मान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्यासी सर। जैसा कि आपको विदित है त्यागी सर कि एक संचालक के नाते मैं यहाँ उपस्थित हूँ, पर कहीं ना कहीं किसान हूँ तो मेरा एक निवेदन जरूर रहेगा बलराम संदेश को साथ में लेते हुए कि एक बहुत वृहत आप व्यक्तित्व के धनी है, बहुत सा अनुभव है, ये एक वेबिनार में आपको समेटा नहीं जा सकता। तो मेरा निवेदन रहेगा कि बलराम संदेश आप थोड़ा समय देते रहें, हम आपकी अलग अलग विधाओं के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी देने लायक है रहें। तो आगे भी हम लोगों को अवसर दीजिएगा कि हम आपकी अलग अलग विधाओं को लेके कुछ वेबिनार्स आयोजित कर पाए, उसमें आप समय निकाल पाए। हम लोगों पर बहुत मेहरबानी होगी, हम किसानों पर बहुत मेहरबानी होगी। बहुत धन्यवाद सर। मेरा सौभाग्य होगा और मैं हमेशा आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।